हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रिंस और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल पे, आपके अपने परिवार पे, कोचिंग जंक्शन पे। तो आज हम दोस्तों बात करेंगे यूपीएसआई 2021 की वैकेंसी के बारे में, जो कि अभी आई तो नहीं है, लेकिन तैयारी आपको उससे पहले से ही शुरू करनी पड़ेगी। नोटिफिकेशन आने वाला है और कमर कस चुके होंगे, जिन्हें सिलेक्शन लेना होगा वो अपनी तैयारी को धार दे रहे होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आप भी तैयारी कर रहे होंगे और अगर उसमें कोई कमी है तो आप उसको पूरी ताकत से शुरू कर दीजिए तैयारी। नोटिफिकेशन आने का इंतज़ार बिल्कुल मत करिए, क्योंकि जो पहले से तैयारी करेंगे वही सफलता पाएंगे। इसमें बहुत अच्छा अवसर है आपके लिए। 2021 में अच्छी खासी वैकेंसी आ रही है, लगभग 9000 तक पोस्ट भी आएगी इसमें। बाकी चीजें नोटिफिकेशन के बाद ही क्लियर होगी, लेकिन अभी तक आपको जितनी जानकारी है पिछले साल के पेपर्स और पैटर्न के आधार पे, तो आप तैयारी पूरी तरह से शुरू करिए। हमारी टीम इस काम में लगी हुई है, जो कि बेहतरीन वीडियो बना के आपके माध्यम इस वीडियो के माध्यम से आपको तैयारी करवा रही। हम अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं आप भी इसी तरह हमारे साथ लगेंगे, मेहनत करेंगे, ताकि आपका सपना साकार हो सके। दोस्तों, मैं प्रयास करूंगा कि आपका सिलेक्शन 2021 में यूपीएसआई में जरूर हो जाए और एक सीट आप अपनी सुनिश्चित कर लें। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि इसका एग्जाम का पैटर्न क्या है, ये पेपर कैसे होता है, कैसे सवाल पूछे जाते हैं, ये भी हम देखेंगे। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे और आप पूरी तरह से समझेंगे, एकदम सरल तरीके से आप जानेंगे, बेसिक से समझेंगे कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, ताकि जो लोग एकदम नए हैं, जिनको कुछ भी नहीं पता इसके बारे में, उनके लिए भी आसानी हो सके। तो यूपीएसआई के बारे में हम शुरू करते हैं। दोस्तों, ये आपके सामने यूपीएसआई 2021 का कुछ पैटर्न है, उसको ध्यान से देखिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है दोस्तों, इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कैसे आप अपना चयन सुनिश्चित करेंगे इस परीक्षा में। तो देखिए, सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा। आप देख रहे होंगे रिटन एग्जाम, जो कि ऑनलाइन मोड में होगा। इसका रिटन एग्जाम होगा ऑनलाइन मोड में, ये आपको समझना होगा। उसके बाद कुछ प्रक्रियाएं हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। स्टैंडर्ड फिजिकल टेस्ट होगा, ये भी आपको देखना है। मेन आपको फोकस करना है रिटन एग्जामिनेशन पे, जो सबसे पहले आपको क्लियर करना होगा। इसके बाद लास्ट में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होगा। ये आपको तीनों चीजें समझनी है। ये तीनों प्रक्रिया को पूरा करके ही आप इसमें अपना चयन सुनिश्चित करेंगे। दोस्तों, एग्जाम पैटर्न के बारे में जानते हैं कि जो एग्जाम पैटर्न होगा यूपीएसआई का, वो क्या होगा। कुछ पॉइंट्स हैं, आप इसको ध्यान से समझिएगा। इसका जो एग्जाम टाइप होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। आपके सामने बहुविकल्प के प्रश्न होंगे, जिसमें 4 ऑप्शन होगा, उसमें एक ऑप्शन को सही करना पड़ेगा। उस तरह के सवाल हैं ये, वस्तुनिष्ठ प्रकार के या बहुविकल्पीय सवाल हैं। टोटल क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होगा, 160। कहने का मतलब 40, 40, 40 और 40, मतलब 40 सवाल होंगे 4 सेक्शन के, जिसको हम अगली स्लाइड में आपसे डिस्कस करेंगे। कुल मिला के 160 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और टोटल जो मार्क्स होगा इसमें 400 होगा। 400 मार्क्स का ये जो है पेपर होगा। प्रत्येक क्वेश्चन, हर सवाल 2.5 नंबर का होगा। हर सवाल 2.5 नंबर का होगा, मतलब हर विषय से अगर 40 सवाल पूछा जा रहा है तो हर प्रश्न आपका 2.5 नंबर का होगा। आपको समय कितना मिलेगा दोस्तों, 2 घंटे का समय, मतलब 120 मिनट आपको मिलेगा कुल मिलाकर। 120 मिनट में आपको 160 सवाल करने हैं, मतलब एक सवाल के लिए आपको 1 मिनट से भी कम समय मिलेगा। निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, आप ध्यान दीजिएगा, निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। आप अच्छे से पेपर कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर की लैंग्वेज जो होगी वो हिंदी और इंग्लिश होगी, मतलब या तो आप हिंदी भाषा में पेपर को सॉल्व कर सकते हैं या इंग्लिश भाषा में। तो ये पैटर्न है जिसको आप समझ रहे हैं। वैसे यही पैटर्न पे 2021 में भी नोटिफिकेशन आएगा। हो सकता है कुछ संशोधन हो, तो वो तो नोटिफिकेशन आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। तो ये आप देखें, आपके सामने पैटर्न रहा। अब दोस्तों, थोड़ा डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं हम लोग, थोड़ा डिटेल्ड एनालिसिस किया जाए क्वेश्चन पेपर का। ये आपके सामने डिटेल एनालिसिस है।
इसमें देखिए जो हमने बताया कि 40 नंबर का आपके सामने 40 नंबर का सवाल होगा हर सेक्शन से। तो देखिए सबसे पहला जो सेक्शन है वो सामान्य हिंदी का है। सामान्य हिंदी का 40 प्रश्न होगा 2.5 नंबर का, और इसका पूर्णांक कितना होगा 100 नंबर का। मूल विधि या संविधान और सामान्य ज्ञान, जिसको हम जीके भी कहते हैं, इससे भी 100 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे, जिनकी संख्या 40 होगी और 2.5 नंबर का एक प्रश्न होगा। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, ये मैथमेटिक्स का सवाल है। इसमें आपको अंकगणित के सामान्य सवाल पूछे जाएंगे, सामान्य समझ के सवाल पूछे जाएंगे जो अंकगणित से संबंधित होते हैं। इनका स्तर जो है हाई स्कूल लेवल का होता है। और मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा या ये तार्किक परीक्षा, देखिए ये सेक्शन में आपका रीजनिंग का पोर्शन आता है, जिसमें सामान्य बुद्धिमत्ता के प्रश्न होते हैं, कॉमन सेंस के प्रश्न होते हैं। आप इनको अभ्यास से बहुत अच्छे से कर लेंगे। ये भी 100 नंबर का होता है। मतलब ये टोटल आपका कितना हुआ 400 नंबर। टोटल कितना हुआ 400 नंबर। अब देखिएगा सवाल आपके 400 नंबर के पूछे जाएंगे, 40-40 हर सेक्शन में, जो कि 100 नंबर के होंगे। दोस्तों आपको बहुत अच्छे से एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर 40 सवाल हर सेक्शन से पूछा जा रहा है, 4 सेक्शन से, तो ये ध्यान दीजिएगा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये 40 सवाल में आपको क्वालिफाइंग करना है हर सेक्शन में। मतलब अगर आप टोटल 400 में अच्छा स्कोर करते हैं, लेकिन आप किसी एक सेक्शन में क्वालिफाई नहीं कर पाते, जो कि औसत आप मान के चलिएगा 35 प्लस होना ही चाहिए। 35 प्लस आप अगर सवाल स्कोर करेंगे एक सेक्शन में, तब आप गारंटी कर पाएंगे अपने लिए एक सीट सुनिश्चित करने की। नहीं तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। हो सकता है आपका 3 सेक्शन मजबूत हो। मान लीजिए आपकी हिंदी बहुत अच्छी है, आपका जीके बहुत अच्छा है, आपका मैथमेटिक्स अच्छा है, लेकिन रीजनिंग के सवाल आप अच्छे से नहीं कर पाए, या कुछ लोगों को मैथ में समस्या होती है, मैथ के सवाल वो नहीं कर पाए, कम मात्रा में कर पाए, तो इसका नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। ये ध्यान दीजिएगा। इसलिए आपके लिए यह आवश्यक है समझना कि हर सेक्शन में आप क्वालिफाइंग मार्क्स जरूर गेन करें, जरूर प्राप्त करें, नहीं तो आपके लिए समस्या हो जाएगी। इसलिए हर सेक्शन पे आप बराबर मेहनत करिए और पूरा प्रयास करिए कि आपका हर सेक्शन जो है इतना मजबूत जरूर हो जाए कि आप यूपीएससी के एग्जाम को क्रैक कर पाएं। ये हमारा बताने का मकसद है। देखिए हमारी टीम वर्क कर रही है, बहुत अच्छे टीचर हमारे चैनल पे पढ़ा रहे हैं, और वो उनके चैनल, उनके वीडियो से आप खुद ही अंदाजा लगा लेंगे, बाकी कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी जो है कल से शुरू हो रहा है, और जीके जीएस में आप जो पढ़ेंगे उसमें कुछ सेक्शन मैं पढ़ाऊंगा, कुछ साहिल सर पढ़ाएंगे। मैथमेटिक्स की क्लासेस भी हैं और रीजनिंग की भी क्लासेस हैं। तो आप जो है हर सेक्शन को अच्छे से समझिए। दोस्तों समय पर्याप्त है और अभी तो नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, और अगर आप गहराई से हर विषय को शुरू से बेसिक से लेके चलेंगे और उसके साथ प्रश्नों का अभ्यास भी करेंगे, टेस्ट सीरीज भी हम लोग आपको प्रोवाइड कराएंगे, तो अगर उस पर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई संदेह बचता है आपके सिलेक्शन में। तो देखिए ये तो हो गई कुछ बातें। कुछ चीज मैं व्यक्तिगत आपको बताना चाहूंगा कि आप क्या क्या ध्यान दीजिए अपनी पढ़ाई को अच्छे से रोड मैप बनाने के लिए, मैं वो बताना चाहूंगा आपको। देखिए दोस्तों, ये आप ध्यान दीजिए, कुछ चीजें मैं बताऊंगा कि आप अपनी पढ़ाई को धार कैसे दीजिए। ये तो आपने समझ लिया पैटर्न, ये आपने देख लिया कुछ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चंस एंड मार्क्स। अब आप ध्यान दीजिए दोस्तों कि आपको इस परीक्षा को क्रैक करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, क्या आपको ध्यान देना है। सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहली बात बताना चाहूंगा, सिलेबस। सिलेबस, किसी भी एग्जाम को आपको क्रैक करना है तो सबसे पहले आपको सिलेबस को पढ़ना होगा। सिलेबस पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि आपने सिलेबस एक बार देख लिया फिर आपने उसको साइड में रख दिया कि अब हमको किताबों पे जोर देना है, किताबें पढ़नी है। बिल्कुल दोस्तों, किताबें तो पढ़नी है, लेकिन सिलेबस को आप सीरियसली लीजिए। किसी भी एग्जाम के सिलेबस को अच्छे से स्टडी करिए, क्योंकि बहुत सारी बातें आपको सिलेबस को अच्छे से स्टडी करने के बाद स्पष्ट हो जाती हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिससे आपको ये पता चलता है कि हमको किसी भी विषय में क्या क्या चीजें कवर करनी है।
तो सिलेबस आपके लिए सबसे प्रमुख होना चाहिए देखना। दूसरी चीज ये होती है, कई बार दोस्तों सिलेबस में जो चीज डिफाइंड रहती है, हर विषय के साथ ऐसा होता है, तो सिलेबस में जो चीजें दी गई रहती है उससे पूरी तरह से अंदाजा नहीं लगा पाते कि सवाल पूछा कैसे जाएगा। देखिए हर एग्जाम का सिलेबस जो होता है, जैसे आप जीएस की बात करें तो जीएस का जो पेपर होता है वो आपके हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आप कांस्टेबल का एग्जाम देते हैं, चाहे एसआई का देते हैं, चाहे आप सिविल सर्विस का एग्जाम देते हैं, जीएस सबका कॉमन होता है। लेकिन क्वेश्चन का जो स्टैंडर्ड होता है वो कॉमन नहीं होता। सिलेबस हो सकता है कमोबेश कॉमन रहता हो, लेकिन क्वेश्चन का जो स्तर होता है वो बिल्कुल अलग होता है। तो वो आप कैसे समझेंगे? ये होता है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से। प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को आप देखिए। मतलब पहला काम आपको क्या करना है, आप यूपीएसआई का सिलेबस उठा लीजिए, देख लीजिए जितना भी डिटेल में दिया गया है, पिछले साल का भी जो सिलेबस है सेम वही आने वाला है, और अभी से आप अगर तैयारी करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको बहुत दिक्कत नहीं होगी। तो आप एक तो सिलेबस देख लीजिए, दूसरा ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 साल का पिछला जो भी क्वेश्चन पेपर है आप उसको लीजिए और उसको अच्छे से स्टडी करिए। स्टडी करने का मतलब आप उसको सॉल्व मत करिए, जरूरी नहीं कि आप उसका उत्तर ढूंढिए। मेरा कहने का मतलब है कि आप जब सवालों को देखेंगे, मान लीजिए आपने जीएस में सवालों को देखा, आपने पर्यावरण से उठाया या भूगोल से उठाया, तो जब आप 2-4 सवाल देखेंगे, भले आपको सवाल नहीं आ रहा है क्योंकि अभी तो आपको तैयारी करनी है, आपको एग्जाम देना है, भले आपको सवाल नहीं आ रहा है, लेकिन उस सवाल से यह समझने का प्रयास करिए कि किसी विषय को जब हम उठा के पढ़ेंगे किसी किताब से तो हमें किस सेक्शन पे ज्यादा ध्यान देना है, कहां से बोर्ड सवाल उठाता है, उसकी प्रकृति क्या होती है, सवालों की प्रकृति क्या होती है, एग्जामिनर क्या सोच रहा होता है जो यही सवाल डालता है एग्जाम में। अगर आप उसके माइंडसेट को समझ गए, एग्जामिनर के माइंडसेट को अगर आप समझ गए तो आपके लिए तैयारी करना बहुत आसान हो जाता है। और जो सफल अभ्यर्थी होते हैं वो यही काम करते हैं, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो करंट से जुड़े होते हैं। मतलब मान लीजिए तत्काल में कोई घटना हो रही है, किसी भी क्षेत्र में हो, जैसे आप कोरोना देख रहे हैं, तो अगर मान लीजिए कोरोना से सवाल उठाएगा तो क्या क्या सवाल उठा सकता है। जैसे मान लीजिए बीमारी से सवाल पूछा जाता है, तो बीमारी से सवाल पूछने का मतलब है ये बात आप जान लीजिए कि जो तत्काल में 1 साल के भीतर बीमारियां हैं या हमारे देश में या विश्व के देशों में बीमारियां प्रचलित हैं, 1 साल में उनके दौरान जो है 1 साल के दौरान रही हैं, तो आप उन बीमारियों को तो जरूर देखिए, बाकी जो परंपरागत बीमारियां हैं उनको आप पढ़िए, लेकिन जो हाल फिलहाल में बीमारियों से प्रभावित लोग हैं उनका क्या लक्षण है, वो किसकी कमी से या किसी वायरस या जीवाणु की वजह से होते हैं, ये सब आप जब ध्यान देंगे तो आप ये एक तरह से समझ लीजिए एग्जामिनर के माइंडसेट को पकड़ रहे हैं। मतलब जीएस पढ़ने का, मैं जीएस की बात करूंगा, मेरा जीएस का सेक्शन है, तो मैं आपसे बात करूंगा जीएस में पढ़ने का तरीका यह है कि आप 1 साल के भीतर करंट को अच्छे से समझिए और करंट से जीएस को पढ़ने का प्रयास करिए। मतलब करंट में जो चीजें चर्चित रही हैं उससे आपको जीएस में ये ढूंढने में मदद मिलेगी कि हमको कौन से सेक्शन को ज्यादा महत्वपूर्ण ध्यान देना है, बाकी और भी चीजें तो पढ़नी ही पड़ेंगी। कहने का मतलब प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जब आप देखेंगे, उनको एनालिसिस करेंगे, तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि कहां से सवाल पूछता है और उनकी प्रकृति क्या होती है, उनका स्टैंडर्ड भी आपको इसी से पता चलेगा। क्योंकि जब आप एसआई का सवाल देखेंगे 5 साल का, तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा कि हाँ एसआई में इसी स्तर के सवाल अगले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, अगले साल भी पूछे जाएंगे। तो ये मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि सिलेबस पे बहुत महत्वपूर्ण ध्यान दीजिए और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पे अगर इन पे आपने मेहनत कर ली दोस्तों अच्छे से, तो मैं आपको गारंटी देता हूं आपका आधा काम हो गया। 40-50% तैयारी की सही दिशा में आप आगे बढ़ चुके हैं। फिर बचा आपके लिए स्टडी मटेरियल। अच्छा स्टडी मटेरियल रखिए जो कि हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, अच्छा मार्गदर्शन रखिए, जहां जिस दिशा में आपको जो है ये लगे कि इस दिशा में चल के हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप स्टडी करेंगे आपको समझ में आता चलेगा, जैसे भी हमारे वीडियोस आप देखेंगे आपको समझ में आता चलेगा कि हम सही दिशा में प्रयास करें, आपको खुद से लगेगा, किसी के कहने से नहीं। अब देखिए 2 चीजें आपने देखी, अब हम आपके सामने कुछ सवाल रखेंगे। जैसे कि देखिए दोस्तों मेरा जो सेक्शन है, मैं आपको जो है इस चैनल पे इकोलॉजी एनवायरनमेंट या जिसको पर्यावरण पारिस्थितिकी कहते हैं वो मैं आपको जीएस में पढ़ाऊंगा, और दूसरा विषय होगा विज्ञान और तकनीकी का या साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। विज्ञान और तकनीकी या विज्ञान और टेक्नोलॉजी का जो सेक्शन है उसको मैं और ये पारिस्थितिकी पर्यावरण 2 क्लास में आपको पढ़ाऊंगा। आज मैं शुरू करता हूं आपको कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो कि मैंने उसको कोशिश किया है आपको समझाने के लिए।
इकोलॉजी के सेक्शन में। तो आप समझिएगा एनालिसिस जो मैंने आपको कहा यही मैं करने वाला हूं, तो आप थोड़ा सा देखिएगा, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे ये आपका पहला सवाल है, पर्यावरण पारिस्थितिकी का जो टॉपिक है मैं अगली क्लास से शुरू करूंगा आपको। आप आज एनालिसिस करिए कि जो यूपीएसआई का पेपर है इसमें पर्यावरण से जो सवाल पूछे जाते हैं उनकी प्रकृति क्या होती है, उनका स्तर कितना होता है, ताकि आप समझ पाएं कि जब हम किताब की तरफ बढ़ें या किसी भी सोर्स से हम पढ़ें तो कौन से सवाल किस स्तर के हमको देखने हैं और तैयार करने। अब देखिए जैसे आपके सामने एक सवाल है, ये क्या है, इनमें से किस पर्यावरणविद को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इसमें देखिए पुरस्कार की बात हो रही दोस्तों, पद्म विभूषण पुरस्कार की बात हो रही है। ये पुरस्कार है भारत सरकार का बहुत सम्मानित पुरस्कार, जैसे भारत रत्न आप देखते हैं, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, तो ये सारे जो पुरस्कार हैं ये बहुत सम्मानित व्यक्तियों को भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जाते हैं। तो यहां पर व्यक्ति विशेष की बात है कि इसमें से कौन से व्यक्ति हैं जिनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। अब आप अगर एनालिसिस करेंगे तो इस सवाल से आपको यह लग सकता है कि जो व्यक्ति पर्यावरण, आप पर्यावरण का टॉपिक जब पढ़ेंगे किसी भी किताब से पढ़ेंगे तो आपको ये ढूंढना होगा कि ऐसे कौन से महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं या व्यक्तित्व हैं जिन्होंने पर्यावरण की दिशा में महत्वपूर्ण काम किया है, जिससे उन्हें पुरस्कार प्राप्त हुए या सम्मान प्राप्त हुए हैं। यहां पर हम सवाल देखने के साथ साथ ये भी समझने का प्रयास कर रहे हैं कि सवाल की प्रकृति कैसी हो, उनका स्तर क्या हो, और एग्जामिनर के माइंडसेट में ऐसा क्या है जो सवाल पूछ रहा है। तो ये आप जान लीजिए, पर्यावरण की दिशा में जिनके भी महत्वपूर्ण काम है आपको देखना होगा, जो इस सवाल में पूछा गया उसके अलावा भी जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है उन पे आपको नजर डालनी होगी। तो यहां हम देखेंगे पद्म विभूषण पुरस्कार किसको दिया गया है। देखिए हमने एक नाम देखा सुंदरलाल बहुगुणा का, चंडी प्रसाद भट्ट का, अरुंधति राय का, मेधा पाटकर का, ये सब अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। लेकिन हमको यहाँ क्या देखना है, ये ध्यान दीजिएगा, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, पर्यावरणविद। देखिए सवाल को हल करने के लिए दो बातें मैं आपको बताना चाहूंगा। पहली चीज तो ये कि किसी भी सवाल जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, उनको हल करते समय आप दो चीज को ध्यान दीजिएगा। पहली बात ये कि सवाल को अच्छे से पढ़िएगा। कई बार जल्दबाजी में हम सवाल को ठीक से नहीं पढ़ पाने की वजह से सवाल गलत कर जाते हैं। जैसे किसी में पूछता है इनमें से क्या नहीं है या इनमें से क्या है, तो वहां पर कंफ्यूजन की वजह से आता हुआ सवाल गलत हो जाता है। और दूसरी चीज क्या आपको सवाल में ध्यान देनी है, दूसरी चीज देनी कि कीवर्ड क्या है, कि पूछ क्या रहा है। जैसे पर्यावरणविद पूछ रहा है और पुरस्कार, दो चीज आपको अंडरलाइन करनी है, पुरस्कार है और ये पर्सनालिटी है जो पर्यावरण की दिशा में कार्य कर चुकी है। तो पर्यावरणविद होगा, जाहिर सी बात इसमें जो होगा वो पर्यावरणविद होगा। तो देखिए मैं एक एक करके बताता हूं। सुंदरलाल बहुगुणा भी पर्यावरणविद है, मतलब पर्यावरण की दिशा में इनके बहुत महत्वपूर्ण कार्य हैं। चंडी प्रसाद भट्ट का भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। अरुंधति राय का भी है, किसमें, अरुंधति राय का पर्यावरण की दिशा में नहीं है, इनका बहुत महत्वपूर्ण कार्य किसमें है, लेखन का क्षेत्र में, ये बहुत बड़ी लेखिका है। मेधा पाटकर जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई हैं, ये भी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। पर्यावरण से भी आप इनको जोड़ सकते हैं। अब देखिए पर्यावरणविद भी होना चाहिए और पद्म विभूषण होना चाहिए। तो यहां पर जो आपका सही उत्तर है सुंदरलाल बहुगुणा है। सुंदरलाल बहुगुणा को दोस्तों 2009 में, ये आप डेट भी याद कर सकते हैं, 2009 में इनको पुरस्कार दिया गया था पद्म विभूषण का। तो एक तो सवाल आपने हल किया और दूसरा आपने ये समझा कि अपने क्षेत्र के जो महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं इनको भी आपको पढ़ना होगा। कहीं ना कहीं जीएस में भी आपको पढ़ना होगा, अरुंधति राय, मेधा पाटकर के बारे में भी पढ़ना होगा दूसरे सेक्शन में। लेकिन यहाँ आपको क्या देखना होगा, यहाँ आपने एनालिसिस किया कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जितने भी व्यक्तित्व ऐसे हैं जिन्होंने कुछ अच्छा प्रयास किया है उनके बारे में आपको जानकारी रखनी होगी। ये आपको मिलेगा, किताबों में आपको मिल जाएगा। देखिए अगली स्लाइड के माध्यम से समझेंगे, कुछ और सवाल देखेंगे। अब देखिए यहां भी आपने दो नाम देख ही लिया, इस सवाल के शुरू होते ही आपने दो नाम देखा, यही पिछले में भी था। लेकिन यहां सवाल कुछ अलग पूछा है। सवाल पूछा है चिपको आंदोलन के बारे में। निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ था। दोस्तों पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक आंदोलन हुआ था, चिपको आंदोलन। मैं थोड़ी पृष्ठभूमि आपको बताऊं। जो आज एक अलग राज्य के रूप में है, हमारे देश के अलग राज्य के रूप में उत्तराखंड है, तो ये उत्तराखंड राज्य भारत के उत्तर प्रदेश का ही एक हिस्सा हुआ करता था। तो उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था, तो उस समय उत्तराखंड में एक चमोली जिला है। उत्तराखंड का कौन सा जिला है, चमोली।
उत्तराखंड के चमोली जिले में एक महिला थी गौरा देवी। इन्हीं के नेतृत्व में महिलाओं ने आंदोलन किया। चिपको आंदोलन शब्द से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें कुछ चिपकने की बात है। तो चिपकने की बात यह थी कि कहानी क्या थी कि सरकार ने जो है कुछ ठेकेदारों को वृक्ष काटने की अनुमति दी किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए। उनका कुछ काम था ऐसा निर्माण का कि जिसके लिए उन्होंने पेड़ कटवाने का आदेश दिया। वो ठेके का विरोध करने के लिए गौरा देवी के नेतृत्व में बहुत सारी महिलाएं खड़ी उठी और उन्होंने लगभग 2500 पेड़ कटने थे, बहुत बड़े पैमाने पे। तो महिलाओं ने गौरा देवी के नेतृत्व, गौरा देवी भी नाम आप ध्यान दीजिएगा, इन्होंने ही मुख्य भूमिका निभाई थी। और इनके नेतृत्व में हुआ क्या कि सारी औरतें सारे वृक्षों से लिपट के खड़ी हो गई, चिपक के खड़ी हो गई। यही कारण था इसको चिपको आंदोलन कहा गया। इस आंदोलन में देखिए सुंदरलाल बहुगुणा का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और चंडी प्रसाद भट्ट का बहुत महत्वपूर्ण स्थान, इन दोनों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है इस आंदोलन में, चिपको आंदोलन में, जो उत्तराखंड के चमोली जिले में। अच्छा, ये हुआ कब था? ये 1973 की बात है, 1973 की बात है। और कहाँ हुआ? उत्तराखंड में चमोली। मतलब बहुत सारे फैक्ट आपको इसी क्वेश्चन में मिल जाएंगे। ये दो लोग हैं इस आंदोलन से जुड़े हैं। जैसा कि आपने मेधा पाटकर के बारे में अभी मैंने आपको बताया कि नर्मदा आंदोलन से जुड़ी हुई थी, नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई थी, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। और विनोबा भावे, इनको भी आप जान लीजिए, जीएस में सवाल इनसे भी पूछा जाता है। विनोबा भावे एक आंदोलन से जुड़े थे जिसका नाम था भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन को आप इतिहास में पढ़ेंगे। आप विनोबा भावे को छोड़ दीजिए, मेधा पाटकर को छोड़ दीजिए जीएस के लिए। अब इनका नाम देखिए, सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट। ये दोनों ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य भी किया है। और यहाँ जो हमारा सवाल है चिपको आंदोलन, इससे ये जुड़े रहे। तो हमारा उत्तर क्या होगा? ए और बी, ए और बी, डी वाला प्रश्न, डी वाला जो है ऑप्शन सही होगा। कहने का मतलब ये है कि आपने सवाल भी देखा और आपने ये देखा कि जो आंदोलन, पहले में हमने शख्सियत देखा, पुरस्कार देखा उनको मिलने वाले, दूसरे में हमने क्या देखा? हमने देखा कि अगर पर्यावरण पारिस्थितिकी का टॉपिक हमको पढ़ना है तो हमको ये देखना होगा कि कौन कौन से मूवमेंट ऐसे आंदोलन चलाए गए जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण थे। तो एक जैसे एक आंदोलन आपको पता चला चिपको आंदोलन। जब मैं आपको अगली क्लासेस बताऊंगा टॉपिक वाइज तो और सारे आंदोलन के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, जैसे मैत्री आंदोलन था। ठीक है, तो अब आप देखिए ये दूसरा प्रश्न हो गया आपके सामने। तीसरा सवाल देखेंगे दोस्तों। तीसरा सवाल देखेंगे, तीसरा सवाल देखेंगे, फ्लेमिंगो शहर कहाँ स्थित है? यहाँ पर एक स्थान की बात है, पर्यावरण का सवाल है ये। पर्यावरण का सवाल इसलिए है, मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि फ्लेमिंगो शहर जो है ये वहाँ, यहाँ पर एक वन्यजीव अभयारण्य भी है। तो ये आपसे पूछा गया है ये स्थित कहाँ पर है। इसमें देखिए सुंदरवन है, लद्दाख है, नैनीताल है। नैनीताल पहाड़ी क्षेत्र है, आप जानते ही हैं। ये आपका लद्दाख आप जान रहे हैं, ये पर्वतीय क्षेत्र है। कच्छ रण ये गुजरात में है, ये गुजरात में है। और सुंदरवन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में है, जहाँ पर सुंदरवन डेल्टा भी है। और हमारे देश का जो राष्ट्रीय पशु है बाघ, रॉयल टाइगर जो बंगाल में पाया जाता है, रॉयल टाइगर जो होता है हमारा राष्ट्रीय पशु, ये यहीं पर पाया जाता है सुंदरवन के डेल्टा में। यहाँ वनों की एक प्रजाति भी पाई जाती है जिसको मैंग्रोव कहते हैं, जो कि पानी, समुद्री पानी और नदी के पानी के किनारों पर उगते हैं। तो ये सुंदरवन, इसके बारे में भी आपने जानकारी ले ली। यहाँ पर जो ये कच्छ का रण का ऑप्शन है, गुजरात में जो है, यहीं पर फ्लेमिंगो शहर पाया जाता है। अब आप ये समझेंगे फ्लेमिंगो शहर पूछा क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित स्थल है, इसलिए पूछा। आपको एक एनालिसिस से भी समझ में आया कि जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण स्थान है, जैसे वहां पर राष्ट्रीय पार्क है या वन्यजीव अभयारण्य है, ऐसी चीजें जहां पर हैं तो वो स्थान हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जैसे जिम कॉर्बेट पार्क है, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान है, या असम का काजीरंगा पार्क है। अब आपके दिमाग में ऐसी चीजें आएंगी कि हमको किताब से कहां कहां क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि जो भी महत्वपूर्ण स्थल है पर्यावरण की दिशा में, जो भी वन्य जीवों की संरक्षण की दिशा में, वो हमको ध्यान देना है। बाकी उत्तर तो आपने देख लिया, सवाल भी आप देख रहे हैं और ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि जब हम अपनी सामग्री लेके बैठेंगे तो हमें किन सेक्शन पे, किन किन टॉपिक पे ध्यान देना है। बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि आपको ये समझ में आएगा कि हमको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, हमारा सेक्शन रोड मैप क्लियर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों।
एक अच्छी तरह से सड़े पौधे और पशु अवशेष कौन सी खाद का एक प्रकार है। इसमें पूछा है सड़े पौधे और पशु अवशेषों के बारे में, तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये कृषि से संबंधित भी सवाल है। देखिए पर्यावरण पारिस्थितिकी कोई वेल डिफाइंड सिलेबस नहीं है। दरअसल है क्या कि ये एक नया विषय है, ये पहले ऐसा विषय था नहीं जीएस में। ये एक तरह से ज्योग्राफी और कुछ पार्ट्स आपके कृषि से या कुछ पार्ट आपके साइंस से लेके एक नया बनाया गया सिलेबस है। क्यों बनाया गया? क्योंकि आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है। तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे कि इसमें कृषि की भी कुछ चीजें शामिल है। तो जैसे सड़े पौधे, यहां खाद की बात हो रही है, आप ध्यान दीजिएगा। सड़े पौधे और पशु अवशेष कौन सी खाद का एक प्रकार है? मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि जब पौधे सड़ जाते हैं या पशु के अवशेष जो सड़े हुए होते हैं या सड़ने की प्रक्रिया में होते हैं, देखिए जिन कारकों में भी जीवन होता है, जैसे मान लीजिए चाहे वो जंतु हो चाहे वो वनस्पति हो, जब वो मृतप्राय हो जाती है तो उनका अपघटन शुरू हो जाता है, मतलब वो सड़ना शुरू कर देती हैं। और अपघटन कौन करता है? जो कवक होते हैं, जो मृतोपजीवी कवक होते हैं या सूक्ष्म बैक्टीरिया होते हैं जो हमें आंखों से नहीं दिखाई देते, ये उन मृत अवशेषों को और मृतप्राय सड़े पौधे हो चाहे पशु अवशेष हो, इनको तोड़ने का काम करते हैं, सड़ाने का काम करते हैं, इनको सरल तत्वों में बदलते हैं और या तो पृथ्वी में, मिट्टी में, या तो वायुमंडल में या जल में मुक्त कर देते हैं, ताकि प्रकृति को ये तत्व फिर से उपलब्ध हो जाए और प्रकृति में जो तत्वों का चक्र है वो आसानी से चलता रहे। तो ये काम करते हैं जीवाणु। अब देखिए सड़े पौधे पशु अवशेषों से ये खाद भी बनती है। जो ये चीजें सड़ती हैं उनको खाद के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आप ये बताइए इसमें जो ऑप्शन आपको दिख रहा है कौन सा ऑप्शन सही है? सबसे पहले हम एक एक ऑप्शन को देखेंगे, समझने। देखिए जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तुक्का मारने से काम नहीं चलने वाला। जैसे कंपोस्ट, कंपोस्ट क्या है इसको हम समझेंगे। कंपोस्ट खाद क्या है? कंपोस्ट खाद जो मृत अवशेष होते हैं या पौधों का भी जो मृत प्राय भाग होता है, मान लीजिए उनका तना है, फल फूल है, या जो भी चीजें जो सड़ने के योग्य हैं या मान लीजिए सूख जाती हैं, जब वो सड़ती हैं जीवाणुओं के द्वारा, तो वो क्या होती है? खाद का निर्माण करती हैं। अगर आप अपने खेतों में या कृषक अपने खेतों में इसका इस्तेमाल करते हैं तो उससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। तो ये कंपोस्ट खाद की बात हो गई। खेतों की खाद का मतलब ये है कि मान लीजिए खेत में बहुत सारी खाद डलती है, उर्वरक डलता है, फर्टिलाइजर जिनको बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात, खाद और उर्वरक दो अलग अलग चीजें हैं। उर्वरक वो होता है जो केमिकल से प्रोसेसिंग करके बनाया जाता है, और खाद क्या होती है? खाद प्राकृतिक रूप से जो जैविक तत्व है उनसे बनाई जाती है। और हमेशा ध्यान दीजिएगा उर्वरकों का प्रयोग हरित क्रांति के बाद से बहुत हुआ, लेकिन उससे नुकसान बहुत है। केमिकल का हमारे ऊपर रिएक्शन बहुत उल्टा पड़ा है, उससे स्वास्थ्य की समस्याएं आई हैं। और मिट्टी की जो उपजाऊपन है वो भी कम हुआ है। मिट्टी की जो हेल्थ होती है, मिट्टी की भी एक हेल्थ होती है, उसका भी एक कार्ड बनाया जाता है, हेल्थ कार्ड बनाया जाता है। भारत सरकार ने योजनाएं चलाई हैं, वो हम पढ़ेंगे बाद में। लेकिन मिट्टी की जो हेल्थ होती है वो भी बहुत सारी चीजों से बनी होती है, जैसे वो किस कण से बनी है, बालू के कितने महीन कण से बनी है, मोटे कण से बनी है, उसमें ह्यूमस कितना है, ह्यूमस मतलब जैविक पदार्थ। और सबसे बड़ी बात, मिट्टी में, एक आदर्श मिट्टी में कुछ सूक्ष्म जीवाणु भी पाए जाते हैं जो हमारी फसल के महत्वपूर्ण होते हैं। हर जीवाणु नुकसानदायक नहीं होता, बहुत सारे जीवाणु ऐसे होते हैं जो हमारी फसल के लिए महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। जैसे एक राइजोबियम जो होता है वो मटर की या जो भी दाल की फसलें हैं उनकी जड़ों में पाया जाता है। वो क्या करता है? वायुमंडल की नाइट्रोजन को ग्रहण करके वो क्या करता है? पौधों को दूसरे यौगिक रूप में प्रदान करता है। तो कहने का मतलब जो अच्छे बैक्टीरिया हैं ये भी जो है हमारी मिट्टी के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये सारी मिट्टी की जो उपजाऊपन की शक्ति है ये किससे बनती है? खाद से बनती है दोस्तों। उर्वरक का ज्यादा इस्तेमाल होगा तो क्या हो जाएगा? अच्छे जीवाणु की मृत्यु हो जाएगी। तो खाद कहीं ना कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, ये उत्पादन की दृष्टि से उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मिट्टी का स्वास्थ्य और उसकी सेहत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैविक खाद क्या है? जैविक खाद का मतलब है कि कुछ सूक्ष्म बैक्टीरिया होते हैं जो लाभदायक होते हैं मिट्टी के लिए, जैसे अभी मैंने आपको बताया। और कुछ ऐसे शैवाल होते हैं बैक्टीरिया, वो भी बैक्टीरिया होते हैं, कुछ जंतु में होते हैं, कुछ वनस्पतियों में होते हैं। उनका इस्तेमाल जैविक खाद के रूप में किया जाता है। धान वान की फसल में इस्तेमाल किया जाता है। ये पोषक तत्वों की आपूर्ति करते हैं, उस खास फसल के पोषक तत्वों की आपूर्ति करते हैं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। ये मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण होते हैं और पर्यावरण के लिए भी ये नुकसानदायक नहीं होते।
हरी खाद, हरी खाद का कुछ ऐसी फसलें हैं जो हरी खाद के रूप में इस्तेमाल की जाती हैं, उनका जो अवशेष है या पूरी फसल ही हरी खाद के रूप में, जैसे आपने सनई का नाम सुना होगा, अगर गांव की पृष्ठभूमि से आप जुड़े हैं तो आप जानते होंगे, सनई की खेती की जाती है, उसके पौधों को पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया जाता है, सड़ा दिया जाता है, वही हरी खाद होती है। तो हरी खाद हो गई, जैविक खाद आप समझ लिए सूक्ष्म जीवों का प्रयोग करके, कंपोस्ट आपको बताया ही मैंने, और खेतों की खाद भी आपने समझी। यहां पर जो हमारा उत्तर, बहुत सारी चीजें आपको समझाई मैंने एक सवाल में, कंपोस्ट की जो खाद है दोस्तों वो क्या है, यही हमारा सही उत्तर है। जब पौधे या पशु के अवशेष सड़ते हैं तो उसी के माध्यम से ये बनती है कंपोस्ट खाद, जिनका हमारी मिट्टी की सेहत के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो आप देख रहे होंगे कि कृषि के लिए जो महत्वपूर्ण जो भी चीजें हैं, चाहे वो मिट्टी हो, चाहे जल हो, चाहे वो खाद हो, इनको भी हमको अच्छे से समझना होगा। ठीक है, ये व्यवहारिक पक्ष है जीएस का, इसको आप बहुत अच्छे से समझिए। और अगला सवाल हम देखते हैं। सवाल को आराम से आप देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, सवाल को हल करने का प्रयास मत करिए, सवाल को समझने का प्रयास करिए कि पूछा क्या जा रहा है और क्यों पूछा जा रहा है, क्यों महत्वपूर्ण है। यहां पर क्या पूछा है दोस्तों, जानवरों की निम्नलिखित प्रजातियों में से किसका अपने प्राकृतिक निवास, ये आप कोट करिएगा, प्राकृतिक निवास स्थान, मतलब केवल निवास स्थान की बात नहीं हो रही है, प्राकृतिक निवास स्थान की बात हो रही है, के साथ ठीक से मेल नहीं किया गया है। इस सवाल का, जैसे मैंने कहा, आपको सवाल को अच्छे से समझना होगा। तो इस सवाल में पूछा यह है कि कौन सा जीव ऐसा है, कौन सा जीव या जानवर ऐसा है जिसका प्राकृतिक स्थान के साथ मेल ठीक से नहीं है। मतलब उनका प्राकृतिक स्थान जो होता है वो जरूरी नहीं कि वो हमेशा वही हो। जैसे आप चिड़ियाघर में जानवरों को देखते हैं तो उनका प्राकृतिक आवास नहीं है। प्राकृतिक आवास, जैसे घड़ियाल का प्राकृतिक आवास क्या है, जाहिर सी बात है नदी है। पक्षी का प्राकृतिक आवास क्या है, घोंसले में है, वृक्षों पर है। तो आप ये देखेंगे कि हर जानवर या हर जंतु अपने एक विशेष प्राकृतिक आवास में पाया जाता है। तो यहां आप देखेंगे हाथी के बारे में, बाघ के बारे में, शेर के बारे में और भारतीय गैंडे के बारे में दिया गया है। आपको ये समझना होगा, जैसे आप अगर भूगोल पढ़े होंगे तो कुछ आपको अंदाजा होगा। हाथी कर्नाटक में, तमिलनाडु में, केरल के वर्षा वनों में पाया जाता है। ये सारे जो ऑप्शन है आपके सामने, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, ये अपने भारत के दक्षिणी राज्य हैं। तो दक्षिणी राज्यों में भारत में हाथी पाया जाता है, ये बात सही है। कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में हाथी पाया जाता है। ठीक है, दूसरा बाघ, बाघ के बारे में मैंने बताया। रॉयल बंगाल टाइगर जो आपका राष्ट्रीय पशु भी है, ये कहाँ पाया जाता है, बंगाल लिखा है, यही बंगाल पश्चिम बंगाल है, जहां पर सुंदरवन का डेल्टा भी है, मैंग्रोव की प्रजाति भी है। ये भी सवाल पूछा जाता है, मैंग्रोव की वनों की प्रजाति कहाँ पाई जाती है, तो ये बंगाल में पाया जाता है बाघ, इसका ये प्राकृतिक आवास है। अब मान लीजिए वहां से हटा के इसको कहीं और संरक्षित कर दिया गया, तो इससे ये नहीं होगा कि वो उसका प्राकृतिक आवास बदल जाएगा। प्राकृतिक आवास इसका यही है, कौन सा, पश्चिम बंगाल का सुंदरवन। अब देखिए दोस्तों, शेर की बात करेंगे। यहाँ शेर दिया गया है, शेर का प्राकृतिक आवास क्या है। यहां पर हमारे सवाल में दिया गया है हिमालय, लेकिन आप ये ध्यान दीजिएगा, हिमालय शेर का प्राकृतिक आवास बिल्कुल नहीं। हिमालय की जो प्रकृति है या वहां पर जो मौसम है वो शेर की प्रकृति के अनुकूल नहीं है। तो आप ये ध्यान दीजिएगा, शेर का प्राकृतिक आवास हिमालय बिल्कुल नहीं है। लास्ट वाला ऑप्शन भी आप देख सकते हैं, भारतीय गैंडा, ये असम में, असम का काजीरंगा जो पार्क है, नेशनल पार्क है, उसमें भारतीय गैंडा पाया जाता है। ठीक है, ये इसका प्राकृतिक आवास है। हमारा जो सवाल गलत है वो ये है, मतलब ये सही उत्तर है और यही मेल गलत है, मतलब शेर का हिमालय नहीं। तो शेर का है क्या, शेर का जो प्राकृतिक आवास है वो हमारे भारत का जो गुजरात राज्य है उसका गिर अभयारण्य जो है, गिर, वहां पर इसका प्राकृतिक आवास है। गुजरात से दो सवाल आपका है। पहला, एक तो गिर में जो है एशियाई सिंह पाए जाते हैं, इनका ये प्राकृतिक आवास है, और एक आपने कच्छ का रण भी देखा था पिछले सवाल में, वो भी आपके सामने था। तो दोस्तों ये यहां से आपने क्या देखा, आपको एनालिसिस ये हुआ होगा कि जो भी जीव जंतु हैं ये इनका स्वाभाविक रूप से प्राकृतिक आवास कहाँ है, किस स्थान पर है, ये भी हमको समझना होगा। और लगभग जो है हमारे भारत का हर क्षेत्र अपने आप में विशेषित है, अलग अलग विशेषित है। मतलब जैसे बंगाल में जो है आपका टाइगर
टाइगर पाया जाता है, तो हाथी दक्षिण भारतीय राज्यों में पाए जाते हैं, हिमालय पे अलग जीवों की प्रजातियां हैं। तो इनसे आपको ये पता चलेगा कि आप इनके प्राकृतिक आवासों के बारे में अच्छे से अध्ययन कर लेंगे। जरूरी नहीं जो सवाल पूछा गया है, जो जीव जंतु पूछे गए उन्हीं के बारे में, सबका प्राकृतिक आवास, जैसे भारतीय गधा है, वन्य गधा जो होता है, इसका प्राकृतिक आवास भी यही गुजरात का कच्छ का रण है। तो आपको एक सवाल और समझ में आया। तो ऐसे आप सेक्शन को समझ रहे होंगे कि कहां कहां से सवाल पूछा जा रहा है और कौन कौन से वो कोर पॉइंट हैं जो हमको समझने हैं। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही आपके लिए। अगली क्लास में कुछ क्वेश्चंस और हम डिस्कस करेंगे और रोड मैप पे लेके चलेंगे आपको, ताकि आप कहीं से भ्रमित ना हो और सीधे उसी दिशा में मेहनत करें जो आपको सीधे यूपीएससी की सफलता की सीढ़ी की ओर ले जाएगी दोस्तों। और इसी के साथ मैं आपको उम्मीद करता हूं कि आप तैयारी को अपनी धार देंगे, मैं आपके साथ हूं, और मेहनत करिए और डट के आप लगे रहिए। और अगली क्लास में आपको इसी के साथ कंटिन्यू करूंगा पर्यावरण पारिस्थितिकी के साथ दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।